हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये वीडियो मेरे चैनल का मोस्ट अवेटेड वीडियो हो सकता है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपके सीए फाइनल की प्रिपरेशन में है वो है आपका ऑडिट। क्योंकि ऑडिट में 40 नंबर लाना भी एक बड़ा टास्क माना जाता है। आपके ग्रुप 1 में आता है ऑडिट, आप सबको पता ही होगा। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑडिट में आते हैं। अब ये वीडियो इससे पहले कि मैं एबीसी एनालिसिस वाली वीडियो प्रॉपर इस वीडियो में बताना स्टार्ट करूं, जो रेलेवेंट है ये बताना बहुत कि एबीसी एनालिसिस दो टाइप के बच्चों के लिए बहुत रेलेवेंट होता है। पहले वो वाले बच्चे जो एबीसी एनालिसिस फॉलो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन, मतलब वो ए कैटेगरी चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बी कैटेगरी को उससे कम, सी कैटेगरी को उससे कम, लेकिन प्रिपेयर जरूर करेंगे। दूसरे वो टाइप के बच्चे होते हैं जिनको ऑडिट बहुत टफ लगता है और उनके लिए ये है कि यार कैसे तैसे करके बस 40 नंबर आ जाए, तो उनके लिए भी एबीसी एनालिसिस जो है वो बहुत रेलेवेंट होता है। तो ये दो टाइप के बच्चे यूज़ करते हैं। मेरा सजेशन हर बच्चे के लिए यही रहेगा कि जितना ज़्यादा आप कवर कर पाओ अपना सिलेबस उतना बढ़िया है, लेकिन एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ मेरे ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और टीचर ने वीडियो डाल रखी है, किसी और ने वीडियो डाल रखी है, तो उनका भी आप एक बार वीडियो देख सकते हो। तो आप शुरू करते हैं इस वीडियो में एबीसी एनालिसिस को। आप अपने साथ पेन पेपर ले लेना, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मेरा सिस्टम ख़राब हो गया है, तो मैं अपने साथ ये पेपर मैंने ले रखा है जिसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए कैटेगरी चैप्टर से। तो जो आपके ऑडिट में ए कैटेगरी चैप्टर है, जिनसे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 90% तो आएगा ही आएगा, अनलेस अनटिल बहुत डिफिकल्ट कोई अटेम्प्ट आ जाए और वो लोग पूरा का पूरा एबीसी एनालिसिस को घुमा दें। तो जो ए कैटेगरी चैप्टर्स हैं, जो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके चैप्टर्स हैं पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, कंपनी ऑडिट प्लस कारो। अब कंपनी ऑडिट प्लस कारो एक ऐसा केस है कि ये हमेशा रहेगा एक कैटेगरी चैप्टर में, लेकिन आता है सिर्फ 5 ही नंबर का है, और कभी कभी 5 नंबर का भी ना है। ऑल्दो पिछली बार कारो के 2 क्वेश्चन आ गए थे शायद। तो कंपनी ऑडिट प्लस कारो भी एक कैटेगरी चैप्टर ही है, लेकिन हमेशा धोखा देता है। ये आता कभी नहीं है, लेकिन बच्चे को प्रिपेयर करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस दिन आ गया उस दिन फिर ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो कंपनी ऑडिट प्लस कारो भी आपके एक कैटेगरी चैप्टर में आएगा। ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका एक कैटेगरी चैप्टर है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका एक कैटेगरी चैप्टर है। पीएसयू जो एक चैप्टर है वो आपका एक कैटेगरी चैप्टर है। टैक्स ऑडिट आपका एक कैटेगरी चैप्टर है। पहले क्या होता था, टैक्स ऑडिट से क्वेश्चन आता था 4 नंबर का और एक क्वेश्चन जीएसटी ऑडिट से आता था। तो अब लेकिन जीएसटी क्योंकि हट गया है आपका, तो टैक्स ऑडिट से आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और कॉर टैक्स ऑडिट से आपके 2 क्वेश्चन भी पूछ लें, तो वो भी आपका एक कैटेगरी चैप्टर है। और सबसे बड़ा चैप्टर ए कैटेगरी का, प्रोफेशनल एथिक्स, 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आएंगे ही आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो आपको प्रिपेयर करना है प्रोफेशनल एथिक्स। ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशनल एथिक्स में सब कुछ आ जाएगा, जो उसका बेसिक्स है, जैसे प्रिंसिपल्स वगैरह, थ्रेड्स वगैरह, वो भी, और सारे क्लॉजेस भी। तो प्रोफेशनल एथिक्स एज अ होल मैं बोल रहा हूँ, वो उसमें से भी 2 क्वेश्चन मेजरली है और 3 क्वेश्चन क्लॉजेस से ही आ जाए। क्लॉजेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बेसिक है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्लॉज से कभी क्वेश्चन पूछ लें, ऑल टुगेदर 3 क्वेश्चन पूछेंगे प्रोफेशनल एथिक्स से 4-4 नंबर के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स आपका ए कैटेगरी का। अब शुरू होती है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में आपका, अब इसको देखो, बैंक ऑडिट का हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, 5 नंबर का आएगा ही आएगा। उसको मैंने बी कैटेगरी क्यों बोला है, क्योंकि इतना लंबा है, इतना लंबा है, जितनी देर में आपका बैंक ऑडिट होता है उतनी देर में आपका प्रोफेशनल एथिक्स हो जाता है। जहाँ पे बैंक ऑडिट में आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है 5 नंबर का, उतने ही टाइम में आपका प्रोफेशनल एथिक्स हो जाएगा, उससे आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बैंक ऑडिट को बी कैटेगरी में डाल रखा है। सेम गोज विद एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस ऑडिट। बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। मैं तो क्योंकि वैसा बच्चा रहा हूँ अपनी लाइफ में कि जिसको ऑडिट में 40 नंबर लाने, क्योंकि मैं एक ग्रुप देता हूँ, मेरे को रैंक लानी नहीं है, तो मैं ये बैंक ऑडिट, एनबीएफसी और इंश्योरेंस, इनको मैं क्या करता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऊपर रीड करके चला जाता था या फिर छोड़ देता था, या फिर सिर्फ एमसीक्यू के लिए पढ़ लेता था। तो वो आप देख लेना कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अपना पास करने के लिए, आप बहुत ग्रुप दे रहे हो, रैंक ला रहे हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, वो आप देख लेना। लेकिन बैंक ऑडिट, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, मेरे हिसाब से ये बी कैटेगरी चैप्टर्स इसलिए हैं क्योंकि बैंक तो देखो आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत लंबा है, और एनबीएफसी इंश्योरेंस में से किसी एक से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, उसको आपको छोड़ना नहीं है, बी कैटेगरी लेकिन छोड़ना नहीं है, वो है लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। 5-6 बनने चैप्टर है, उसको करके जाना, कभी कभी उससे क्वेश्चन आ जाता है, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। फिर 3 टॉपिक्स हैं, मतलब किसी किसी में अलग अलग चैप्टर हो सकता है, किसी किसी में एक ही चैप्टर हो सकता है। वो है ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक ऑडिट। ये किसी किसी में तीनों चैप्टर अलग अलग दे रखे होते हैं, किसी किसी में एक ही दे रखे होते हैं। इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम 2 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट। अब ड्यू डिलिजेंस इंपॉर्टेंट लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा होता है। इन्वेस्टिगेशन आपका लॉ में कॉमन टॉपिक है, तो आप उससे उठा सकते हो, फॉरेंसिक ऑडिट आपको करना होता है। आप प्रीवियस के 3-4 टर्न के पेपर देख लो कि किससे किससे पूछा गया है, उसके हिसाब से भी आप ये पता कर सकते हो कि अगले टर्न में इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रह सकता है। तो ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। सी कैटेगरी चैप्टर, ऑडिट प्लानिंग आपका हो गया, सी कैटेगरी चैप्टर। इंटरनल ऑडिट एक, मतलब सेक्शन आप है 138, उसको याद कर लो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पूछना नहीं है, लेकिन कभी कभी को पूछ लें, लेकिन सी कैटेगरी मेरे हिसाब से। उसके बाद
आपका जो ये भी जो मैं इसके लिए बता रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, ये तीनों भी किसी किसी बुक में अलग चैप्टर्स है, किसी किसी बुक में एक ही चैप्टर है, तो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। मतलब इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट से एक ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब आपका एक चैप्टर रह गया। अब वो चैप्टर बुक भी थ्योरी वाइज लर्न करने के लिए बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन उससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको भी आप एक कैटेगरी में डाल देना। वो आपका है रिस्क असेसमेंट। तो वो आपका एक कैटेगरी चैप्टर है, हर बार उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल इस चैप्टर का नाम है। लास्टली एक चीज़ रह गई। सब बच्चे कहेंगे ये तो आपने बताया ही नहीं, इससे तो कम से कम 20 नंबर का पेपर आएगा, 20 से 25 नंबर का। वो है आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए जिसको पूरा पढ़ना है वो पूरा पढ़ ले, लेकिन मैं एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ जो मैं अडॉप्ट करता हूँ अपने, ताकि मैं 40-50 नंबर ले आऊँ। मैं एसएस को क्या करता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन उसका देख लेता हूँ। तो अगर आपने एसएस का सिर्फ क्वेश्चन भी देख लिया, 5 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसे का होता है, और लेट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेट से मिनिमम 4 क्वेश्चन उसके आ रहे हैं। तो कम से कम जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मैं 2 चीज़ें तो, अगर मैंने सिर्फ ऐसे पढ़ रखे हैं तो मैं 2 चीज़ें तो लिख ही सकता हूँ, एक उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक उसका कंक्लूजन पार्ट। तो 5 में से मिनिमम मैं 1.5 से 2 नंबर तो स्कोर कर ही कर लूँगा चारों क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैं इससे क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता हूँ कि मैं वो 4 ऐसे के क्वेश्चन बस अटेम्प्ट कर लूँ, ताकि मेरे 20 में से 6, 7, 8, 9 नंबर आ जाए, और बाकी मैं प्रोफेशनल इसमें फुल नंबर ले आऊँगा, टैक्स वाले क्वेश्चन में फुल नंबर ले आऊँगा। तो ऐसे ऐसे करके मेरा 50 नंबर हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, डिस्क्लेमर, जिस बच्चे को परफेक्शन चाहिए उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा पहले ऐसे के नोट्स भी, फिर ऐसे के क्वेश्चंस भी। लेकिन जो ABC एनालिसिस फॉलो करते हैं उनके लिए ऐसे आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है। एंड इन योर 1.5 days यू आर नॉट सपोज टू even read these essays. If you feel you have enough time, then you can go for it, but otherwise not. Do not go for it. Go for the chapters and for the essays part. आपके पास जितना अभी समय है, 1 महीने 2 महीने का, आपको अगर रीड करने हैं डायरेक्ट क्वेश्चन उसके, तो आप वो रीड कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से ऑडिट की ABC एनालिसिस है। आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो मेरा नंबर किसी एक पोल से आपको मिल जाएगा, आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। थैंक यू।